आईवीएफ को, स्पेशली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह बिल्कुल मत लें। आप कोशिश करें कि जहाँ से आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है उस डॉक्टर के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें। हम कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि आईवीएफ के बच्चों के डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी बेड रेस्ट हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप ओवर बेड रेस्ट करेंगे, यानी सिर्फ बेड पे लेट जाएंगे, तो भी बच्चे की तरफ खून का बहाव मुतासर होता है। आप रूटीन में 10 से 15 मिनट की वॉक, हल्की वॉक कर सकते हैं, अपने घर के छोटे मोटे काम कर सकती हैं। और अगर आप जॉब करती हैं तो तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आप अपनी जॉब को रिज्यूम कर सकती हैं, दोबारा से अपनी जॉब पे वापस जा सकती हैं, बशर्ते कि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा टायरिंग ना हो, थका देने वाली ना हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद क्या ऐसी एहतियात हैं जो हम प्रेगनेंसी में करनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि आईवीएफ को, स्पेशली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह बिल्कुल मत लें। आप कोशिश करें कि जहाँ से आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है उस डॉक्टर के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंदर हम आपकी बॉडी के तमाम हार्मोन्स को बंद करके बाहर से हार्मोन देते हैं, और ये बाहर से हार्मोन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी लेने पड़ते हैं। तकरीबन 12 से 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक जो है वो ये आपको ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग चूँकि हमारे पास दूर से आए होते हैं, उनका प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव हो जाता है तो वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि बाकी का ट्रीटमेंट हम अपने शहरों से करवाएं। तो उनको हम कहते हैं कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, करीबी गायनेकोलॉजिस्ट को ले लें, लेकिन उनसे कहें कि हमसे राब्ते में रहें, और जैसे जैसे हम उनको ट्रीटमेंट बताएँ वैसे वैसे वो आपका ट्रीटमेंट करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हार्मोन, जो दवाइयाँ हम आपको दे के भेजते हैं वो आपने कम्प्लीटली इस्तेमाल करनी है। और जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर खून गाढ़ा होने के इम्कानात आम नेचुरल प्रेगनेंसी की निस्बत ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा खून पतला करने वाले जो इंजेक्शंस होते हैं और दवाइयाँ होते हैं वो थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी में खाने की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ की प्रेगनेंसी के अंदर मरीज़ को जो हमल को मजबूत करने वाले इंजेक्शन, यानी प्रोजेस्टेरॉन के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी 12 से 14 हफ्ते तक लगना ज़रूरी होती है। 12 से 14 हफ्ते के बाद जो है वो फिर यूजुअली प्लेसेंटा अपने हार्मोन खारिज करना शुरू कर देता है, तो उस सूरत हाल में हम जो कुछ हार्मोन्स है वो कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी बेड रेस्ट हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप ओवर बेड रेस्ट करेंगे, यानी सिर्फ बेड पे लेट जाएंगे, तो भी बच्चे की तरफ खून का बहाव मुतासर होता है। आप रूटीन में 10 से 15 मिनट की वॉक, हल्की वॉक कर सकते हैं, अपने घर के छोटे मोटे काम कर सकती हैं। और अगर आप जॉब करती हैं तो तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आप अपनी जॉब को रिज्यूम कर सकती हैं, दोबारा से अपनी जॉब पे वापस जा सकती हैं, बशर्ते कि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा टायरिंग ना हो, थका देने वाली ना हो। इसी तरह से आईवीएफ की प्रेगनेंसी के अंदर आपको स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन को हाई करता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो वक्त से पहले पेन्स लगवाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। देखा यह गया है कि जितने भी प्री टर्म लेबर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है, तो आपको मेडिटेशन, योगा और अपनी जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस हैं उनको ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा चौथी जो अहम बात है वो ये है कि बच्चेदानी के मुंह की लंबाई, जो कि इस बात को शो करती है कि बच्चेदानी कमज़ोर तो नहीं है, या ये 9 महीने बच्चे के वज़न को बर्दाश्त कर पाएगी। ये तकरीबन हम हर अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। जैसे ही सर्विक्स की लेंथ 35 से नीचे आती है तो हम आईवीएफ के पेशेंट्स को कहते हैं कि आप मैकडॉनल्ड स्टिच के ऊपर चले जाएं, ताकि खुदा न खास्ता इतनी प्रेशर प्रेगनेंसी है और इसके अंदर भी वक्त से पहले, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा अगर 7th मंथ्स के बाद भी 32 वीक के बाद यूजुअली जो है वो उसकी बचने के चांसेस बेहतर होते हैं। उससे पहले तक अगर डिलीवरी होती है तो अच्छी नर्सरीज़ के अंदर भी बाज़ औक़ात बच्चे नहीं बच सकते हैं। तो आपको सलाह देते हैं कि मैकडॉनल्ड स्टिच पे अपनी डॉक्टर की मशवरे के बाद चले जाएँ। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी को कभी भी 38 वीक से आगे ना लेके जाएं। 38 हफ्ते के ऊपर अगर मरीज़ की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ,
पेन्स लगवा दी जाए या यूज़ कर दिया जाए या फिर इलेक्टिवली सी सेक्शन कर दिया जाए। हम कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि IVF के बच्चों के डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। हम अपने IVF के पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि 15-15 साल 10-10 साल के बाद आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सी सेक्शन के ऊपर चले जाएं बजाय कि आप नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल का ट्रायल जो होता है वो IVF की प्रेगनेंसी के अंदर उतना फेवरेबल नहीं है। जब उसके अंदर बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होना, इमरजेंसी सी सेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब भी इमरजेंसी सी सेक्शन होता है तो अगर वो फीटल डिस्ट्रेस पे होता है तो IVF के बच्चों के पेट में फौत होने की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ एहतियातें हैं। अगर आपका हमल IVF के थ्रू हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत डिसीजन मेकिंग में बहुत वो होगी। मैं नॉर्मल डिलीवरी को यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ बट नॉट फॉर IVF। मैंने IVF के कुछ पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल्स के साथ जब किया तो मैंने देखा कि उनके अंदर चूँकि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होते हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर उनमें जो इमरजेंसी सी सेक्शन में मोस्टली ऑलमोस्ट सारे पेशेंट एंड अप हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं अपने पेशेंट्स को काउंसिल करती हूँ कि आप बजाय इसके कि आप इमरजेंसी सी सेक्शन पे जाएं, आप इलेक्टिव सी सेक्शन पे जाएं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी आई हुआ है या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ हुई हुई है तो उसकी और नेचुरल प्रेगनेंसी के बिल्कुल एक जैसी रेशो होती है। उसके अंदर जो है वो हम जा सकते हैं, उसके ऊपर इमरजेंसी ट्रायल ऑफ लेबर के ऊपर हम जा सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद क्वेश्चन या कोई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।